अस्सलाम वालेकुम जी। मोइज़ हसन आपके साथ है इंजीनियरिंग कंसल्टिंग से। आज हम जो हैं वो बजट हाईलाइट की पहली वीडियो के साथ आपके साथ हैं। बजट हाईलाइट्स में हम जो है ये आज जो अप्रूव्ड बजट है उसकी पहली वीडियो है आपके साथ। और इसमें हम जो पहली चीज़ आपके साथ डिस्कस करने लगे हैं वो है टैक्स रिटर्न के अंदर जो गोशवारे दाखिल ना करवाने वालों के लिए सज़ा है वो बढ़ा दी गई है। और वो थोड़े से कुछ लॉज में तब्दीली की गई है। ये सज़ा पहले भी थी, जो कि रिटर्न जमा होती है। रिटर्न से मुराद मैं पहले भी कई दफ़ा समझा चुका हूँ कि ये रिटर्न ना जमा करवाने का मतलब ये नहीं होता कि आपने टैक्स जमा नहीं करवाया। टैक्स तो बहुत सारे तरीक़ों से साल के दौरान भी जमा हो रहा होता है। और जिसको हम विदहोल्डिंग टैक्स कहते हैं, WHT के नाम से बहुत सारी जगह पे वो नज़र आ रहा होता है। एडवांस टैक्स की सूरत में भी नज़र आ रहा होता है, मिनिमम टैक्स की सूरत में भी नज़र आ रहा होता है। तो वो बहुत सारी जगह पे हमारा टैक्स दौरान साल भी कट रहा होता है। टैक्स का जमा करवाना और उसका खाता बनाकर और उसका प्रॉपर तरीके से हिसाब किताब का जमा करवाना, गोशवारा जमा करवाना जिसको कहते हैं, सालाना गोशवारा जमा करवाना, और उसका हिसाब किताब ना जमा करवाना, वो एक दो मुख्तलिफ बातें हैं। सो जो गोशवारा है, जो हिसाब किताब का जो मीज़ान है, जो आप जिसको हम कह सकते हैं कि कैलकुलेशन फॉर एट द ईयर एंड है, जिसको टैक्स रिटर्न कहते हैं, और उसको जो है वो जमा ना करवाने की सज़ा जो है वो सेक्शन 182 के अंदर बताई गई है। आइए हम इसके ऊपर हम मज़ीद डिटेल में करते हैं। इंजीनियरिंग कंसल्टिंग के इस प्लेटफॉर्म से ये वीडियो आपके लिए प्रेजेंट की जा रही है। आइए देखते हैं जी। पहले तो हम थोड़ा सा ज़रा ब्रीफ ले लेते हैं कि पहले इस सेक्शन में क्या था। When any person fails to furnish a return of income as required under section 114 within the due date, किस किस को रिटर्न जमा करवाने की ज़रूरत थी जी? वो आप अगर आप इसकी एक ब्रीफ लेना चाहें तो आप इसके बारे में सेक्शन 114 जाकर आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें एक काफ़ी डिटेल्ड इस बारे में पता लग जाएगा कि आपको वो पता लगेगा। इसी के अंदर चले मैं यूँ करता हूँ कि यहाँ से ही सेक्शन 114 में आपको इसका एक ग्लिम्स दे देता हूँ। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा पाऊँगा मैं, क्योंकि उसके लिए मेरी अलग वीडियो मौजूद है। ये हर कंपनी ने जी, एवरी द फॉलोइंग पर्सनस रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम, हर कंपनी ने जमा करवाना होता है। एवरी पर्सन अदर देन अ कंपनी हुज टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर एक्सीड्स मैक्सिमम अमाउंट दैट इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स। मैक्सिमम अमाउंट वो है जी, जिस तरह से सैलरी वाले बंदे के लिए 6 लाख रुपए साल की, यानी कि 50,000 रुपये पर मंथ, और नॉन सैलरी के लिए यानी कि बिजनेस वालों के लिए 4 लाख रुपए, पिछले साल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। तो वो आपके आपके नॉलेज में है। uh, तो वो भी आपको मालूम है कि उसके ऊपर आपका टैक्स नहीं लगा करता था। तो अगर वो आपकी बेसिक लिमिट से ज़्यादा की इनकम है तो भी आपने रिटर्न जमा करवानी है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कंपलसरी है कि उन्होंने रिटर्न जमा करवानी है। एवरी पर्सन हुज इनकम फॉर द ईयर इज सब्जेक्ट टू द फाइनल टैक्सेशन, जिसकी FTR की रिटर्न है, जिसका कोई फाइनल इनकम टैक्स है, फाइनल इनकम कमा रहा है। जैसे कि आप कोई ऐसी इनकम कमाते हैं जिस पर आपका फाइनल टैक्स कट जाता है। प्रॉफिट ऑन डेट इसकी भी एक एग्जांपल हुआ करती थी, वो भी आप इसके अंदर समझ सकते हैं। एनी पर्सन नॉट कवर्ड अंडर क्लॉज, ये अच्छा पर्सन चार्ज अंडर द रिस्पेक्ट ऑफ, अच्छा एनी हाउ ये सेक्शन है। मैं इसको और भी मजीद चला लेता हूँ, या अगर आप किसी को ये देखना चाहे तो रिटर्न ऑफ इनकम का ये सेक्शन है। मजीद डिटेल में मैं इसके ऊपर किसी हमारी जो इसकी स्पेसिफिक वीडियो मौजूद है, तो आप उसको अगर आप प्रॉपर तरीके से समझना चाहें तो आप इसको देख सकते हैं। बाकी इसके अंदर जिसके पास गाड़ी है 1000 सीसी से ज़्यादा की, जिसके पास NTN नंबर मौजूद है, जिसका कमर्शियल इंडस्ट्रियल कनेक्शन लगा हुआ है बिजली का, अच्छा जी जो रेजिडेंट बंदा है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन है, PEC की रजिस्ट्रेशन है, वगैरह वगैरह, ये इसमें सारे शामिल हैं। बैक टू 182। अब मैं वापस आ रहा हूँ जी 182 पे। पेनल्टी का सेक्शन है जी। हम इसकी जो 1 ग्रेड जिसमें जो पहले सेक्शन है हम जिसके ऊपर बात कर रहे थे, उसी पे वापस आते हैं। वो कहते हैं जी जिसको 114 में, यानी कि उन लोगों को जिनको मैं अभी हम जिसके ऊपर तज़किरा कर आया हूँ, अगर उनमें से किसी को भी रिटर्न जमा जिसको करवानी थी वो रिटर्न जमा नहीं करवाता अपनी ड्यू डेट के अंदर। ड्यू डेट जो कि इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए जो ड्यू डेट है इंडिविजुअल्स के लिए, वो है, और पार्टनरशिप्स यानी कि जिनको AOP भी कहते हैं, वो है जी सितंबर। और जो कंपनीज़ हैं उसके लिए होती है जी दिसंबर की आखिरी तारीख।
ठीक हो गया जी। तो ये लास्ट डेट्स होती हैं जी, इसके ऊपर आपने रिटर्न जो नॉर्मली जमा करवानी होती है। हाँ, अगर डेट एक्सटेंड हो जाए तो फिर ड्यू डेट वो एक्सटेंडेड डेट ही कहलाती है जी, उस एक्सटेंडेड डेट पे आप जमा करवाते हैं। सच पर्सन शेल पे अ पेनल्टी इक्वल टू 0.1% ऑफ द टैक्स पेएबल। अब ये भी बात समझने की है जी, टैक्स पेएबल क्या होता है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सच पर्सन शेल पे अ पेनल्टी, पेनल्टी जमा करवाएगा 0.1% ऑफ द टैक्स पेएबल, टैक्स पेएबल का जो उसका टैक्स बनता था उसका 0.1% जमा करवाएगा ईच डे ऑफ डिफॉल्ट। ये पुराना लॉ पढ़ रहा हूं मैं, ठीक है। सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ कितना 50% ऑफ द टैक्स पेएबल, आधा टैक्स, आधे टैक्स से ज्यादा नहीं। प्रोवाइडेड दैट इफ द पेनल्टी वर्कड आउट एज अफोरसेड इज लेस देन 40,000 रुपीज और नो टैक्स इज पेएबल फॉर दैट टैक्स ईयर, सच पर्सन शेल पे अ पेनल्टी ऑफ 40,000 रुपीज। मतलब उसने लगाया था कि 40,000 रुपए तक से ज्यादा की नहीं होना चाहिए, या 50,000 रुपए या 50% या 40,000 रुपए तक की पेनल्टी आपने जमा करानी। ठीक है जी, 40,000 रुपए की वो पेनल्टी आपके ऊपर लगा देता था। अच्छा जी, प्रोवाइडेड दैट इफ 75%, अब हम सैलरी वालों के लिए बात कर रहे हैं, ये वाली बात जनरल हो गई, अब हम सैलरी वालों के लिए बात कर रहे हैं। चलिए पहले हम यूँ करते हैं, इसको इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं नए वाले लॉ के साथ। नए वाला क्या कहता है, वही वाली बात, ड्यू डेट 114 की रिटर्न किसी ने जमा करवानी है, वो कहते हैं जनाब अब इसको बिल्कुल ऑल टुगेदर उसने चेंज किया। कैसे जी, कहते हैं जी हायर ऑफ, सच पर्सन शेल पे अ पेनल्टी इक्वल टू हायर ऑफ, दोनों में से हायर ऑफ पे करेगा क्या, ₹1000 फॉर ईच डे ऑफ डिफॉल्ट, 1,000 रुपये पर डे के हिसाब से जितने दिन वो जमा नहीं करवाएगा रिटर्न, या तो वो जमा करवाए या फिर 0.1% ऑफ द टैक्स पेएबल जमा करवाए, जो दोनों में से ज्यादा हो। फर्ज करें कि एक शख्स का जो टैक्स बनता था, जो टैक्स पेएबल जो था वो 1,00,000 रुपया था और उसने 100 दिन जमा नहीं करवाया, तो दो सिनेरियोज हो जाएंगे, 0.1% और 1,000 रुपया पर दिन। तो 1,00,000 रुपए की पेनल्टी ये हो गई, और 0.1% के हिसाब से आपका 100 रुपया ज़रबे 100 दिन 10,000, तो ऑब्वियसली ये पेनल्टी उसकी बन जाएगी। आए जी, हम ज़रा इसका प्रोवाइजोज पढ़ते हैं। अब हम जी सैलरी वाले के लिए उसने क्या रखा था जी, इफ़ द 75% ऑफ द इनकम इज़ फ्रॉम सैलरी एंड द अमाउंट ऑफ द इनकम अंडर द सैलरी इज़ लेस देन 5 मिलियन रुपीज़। दो बातें उसने की, एक तो उसने कहा जी 75% जो है वो सैलरी है और आपकी सैलरी 5 मिलियन रुपीज़ से कम है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ पेनल्टी शैल बी 5,000 रुपये, 5,000 रुपीज़। यहाँ पर वो क्या कहता है, यहाँ पे आ जाता है, वो कहता है जी मिनिमम पेनल्टी शैल बी, प्रोवाइडेड दैट मिनिमम पेनल्टी शैल बी 10,000 रुपीज़ इन केस ऑफ द इंडिविजुअल हैविंग 75% और मोर ऑफ द इनकम फ्रॉम द सैलरी। एक तो उसने वो कंडीशन उड़ा दी कि जी वो हेज कर रहा था यहाँ पे कि जनाब आपकी कितनी होनी चाहिए, इनकम जो है वो लेस देन, सैलरी इज लेस देन 5 मिलियन रुपीज़ होनी चाहिए, 5 मिलियन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सो अगर अब आपकी इन सैलरी जो है वो 5 मिलियन से ज़्यादा भी है तो खैर है, आपको पेनल्टी यही लगेगी, कितनी लगेगी, 10,000 रुपये, 5 नहीं लगेगी, लेकिन थोड़े वालों को अब नुकसान हो गया। इसके बाद आ जाता है 50,000 रुपीज़ इन ऑल अदर केसेस। यहाँ पर पहले हुआ करता था 40,000 रुपीज़, अब ये 50,000 कर दिया इसने। आगे आ जाते हैं, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द टैक्स पेएबल इज अप टू द 800,000 रुपीज़, द मिनिमम अमाउंट ऑफ द पेनल्टी शैल बी द 5,000 रुपीज़। ये सर ये वाली क्लॉज उसने वहाँ उड़ा दी है, ये अब बात नहीं रही, 8,000 रुपीज़ वाली बात ख़त्म हो गई है। ठीक हो गया जी, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया।
लेकिन इसने एक और चीज़ ऐड कर दी, प्रोवाइडेड फर्दर दैट मैक्सिमम पेनल्टी शेल नॉट एक्सीड 200% ऑफ द टैक्स पेएबल बाय द पर्सन इन अ टैक्स ईयर। वो जो वहाँ पर उसने 50% कहा था, यहाँ पर वो जो कह रहा था कि 50% तक से ज़्यादा नहीं जा सकते, अब वो कितना कह रहा है, 200% से ऊपर नहीं जाया जा सकता। सो मैं अपने सारे दोस्तों से जो कि सैलरी वाले हैं या जो पेनल्टीज़ इसमें है उसमें थोड़ा सा इसको सख्त किया है, ख्याल करें इस बात का। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द ये पेनल्टीज ये जो आखिरी क्लॉज है जी, ये दोनों में सेम है, ये आपको यहाँ पर दोनों में सेम मिल जाएगी कि वो कहते हैं जनाब अगर आप ये प्रमोट करने के लिए है कि आप जल्दी फाइलिंग करें, कि अगर आपने 1 2 3 पहले 3 महीनों के अंदर जमा करवा दिया तो पहले महीने में आपको 75%, दूसरे में आपको 50%, तीसरे महीने में आपको 25% वो रिलीफ दे देंगे आपकी फाइलिंग की सूरत में, आपके पेनल्टी में कमिश्नर साहब जो हैं। तो टैक्स पेएबल को वो मीन्स खुद कर रहा है, चार्जेबल टू पेएबल टू इनकम इन द बेसिस ऑफ द असेसमेंट ऑफ द मेड ट्रीटमेंट टू द मेड अंडर 120, 121, 122 और 122 डी। अच्छा ये देख लीजिए जी कि 120 तो आपको पता है कि वो सेक्शन है जो जैसे ही आप रिटर्न 114 में आप सिंपली जाके जमा करवाते हैं तो फ़ौरन जो पहले आपका ऑर्डर आता है वो 120 में आता है, 120 जो है वो आपका 121 में आ जाता है, और 122 जो है वो आपका अगर स्पेशल ऑर्डर आ गया हो। अच्छा ये 121 जो है, अच्छा फिर उसके बाद 122 डी जो है, ये मैं भी 2000 ये मेरे ख्याल 20 में आया था, और ये है कि अगर आपकी सेटलमेंट हो जाती है, अगर आप सेटलमेंट के लिए केस करते हैं और वहाँ आपकी असेसमेंट होती है तो ये 122 डी हो जाता है उसके अंदर। तो ये आपकी ये इस सूरत में आ जाता है। ये आप ये तीनों अगर आप देख लें तो ये आपके लिए एक अच्छा सा एक सेक्शन का एक मैंने सेक्शन कह सकते हैं, सेक्शन नहीं है बल्कि ये एक सीरियल नंबर 1 है। इसके अंदर मैंने आपको एक अच्छा सा ओवरव्यू देने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। हमारे चैनल को आप पसंद करें तो मुझे आप फीडबैक ज़रूर दें। किसी किस्म की भी क्वेश्चन के लिए आप मुझे डायरेक्टली भी रब्ता कर सकते हैं, मेरा नंबर इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। किसी भी किस्म की सर्विसेज के लिए भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर हर वक्त व्हाट्सएप पे अवेलेबल रहता है। आप क्वेश्चन नॉर्मली फ़ोन की बजाय अगर आप मुझे व्हाट्सएप कर दें तो मेरे लिए ज़रा आसान होता है आंसर करना। अच्छा इसके अलावा ये सारा ही बजट हम यके बाद दीगरे वीडियोस की सूरत के अंदर हम अपने इस चैनल पर लॉन्च कर रहे हैं। आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, आप कनेक्टेड रहिए, आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। होपफुली आपको मज़ा आया होगा। इसके ही अगले सीरीज़ में और जो पेनल्टीज़ हैं और जो चीज़ें हैं वो भी मैं सारी डिस्कस करूँगा 1 बाय 1। हमारी ये जो प्रिंटेड कॉपी है, अगर आप ये हासिल करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं इसकी एक कॉपी आपको फराहम कर दूँगा। बाकी ये याद रखिएगा कि ये अभी जो करंटली पेनल्टी मैंने आपके साथ डिस्कस की है, इससे रिलेटेड ये बात ख़ास तौर पे याद रखें कि अभी टैक्स की रिटर्न फाइल करने की जो डेट है वो सितंबर 30 है। तो अगर अब आज जून ख़त्म हो चुका है, जुलाई चल रहा है, अगर आप अपने कंसल्टेंट को फौरी रब्ता कर लें, जो भी आपके कंसल्टेंट है, मैं भी आपका काम कर सकता हूँ, ख़ास मुश्किल तो कोई नहीं है, आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। तो अगर आप उनसे रब्ता फौरी तौर पे कर लें और जल्द से जल्द अपना काम मुकम्मल करवा लें तो इसमें आपको आसानी हो सकती है और आप इस पेनल्टी से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच। हमारी बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, और इसमें अगर हम रिकॉर्ड प्रिपरेशन करते हैं, मनी ट्रेल प्रिपेयर करते हैं, कोई भी रिटर्न हो, रिटर्न फाइल करते हुए हमारी कोशिश होती है हम अच्छी सी उसकी रिकॉर्ड की मनी ट्रेल प्रिपेयर करें, फिर हम उसकी रिटर्न की फाइलिंग करें और उसकी फ़ाइल प्रॉपरली मेंटेन करें, लीगल नोटिस के रिप्लाई हम प्रॉपर अच्छी तरीके से फ़ाइल करें, ट्राइब्यूनल वगैरह में हम उसके केसेस को देखते हैं, और इसके अलावा हम रिफ़ंड के मैटर्स को भी देखते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा केस हो जिसको आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हो तो आप मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।